और यहाँ पर अब एक्सपर्ट्स की क्या राय है जिस तरह कोरोना के मामले ये बढ़ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से परिमल ने बताया बहुत चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अशोक सेठ जो कि चेयरमैन है फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही यहाँ पर डॉक्टर शेखर सी मांडे, वो पूर्व डीजी हैं CSIR, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के लिए हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ डॉक्टर शेखर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि किस तरह की नीतियां सरकार अब बना रही है, कोविड टास्क फोर्स में कैसे काम होता है आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। जो अभी मौजूदा स्थिति इस वक्त कोरोना की बनी हुई है, 13% मामलों में उछाल आया है, ऐसे में क्या घबराने डरने की या क्या जरूरत तो नहीं है, लेकिन जो तैयारियों के लिहाज से देखा जाए तो किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए अभी? ये परिमल ने अभी थोड़ी देर पहले काफी सही कहा जी कि सरकार की नीति ये है कि लोगों में कोई घबराहट फैलाने की जरूरत नहीं है। ये कोविड का नया वेरिएंट है XBB 1.6 जिसे हम लोग कहते हैं। ये ओमिक्रॉन का सब लिनिएज है। और जैसे कि हम लोगों से शुरुआत से ही पता है, जो अलग अलग लहरें जो आई थी कि पहले एक बहुत बड़ा वेरिएंट आया था जिसको D614G कहते थे हम लोग। वो सबसे पहले जो वेरिएंट हमारे सामने में उभर कर आया था 2020 में। उसके बाद में अल्फा, फिर हमारे देश में बहुत गंभीर डेल्टा की एक लहर आई थी। उसके बाद में पिछले साल हम लोगों ने देखा ओमिक्रॉन आया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे इसकी जो तीव्रता जो है नए वेरिएंट्स की, एटलीस्ट हमारे देश में वो कम हुई है। ज्यादातर ये पाया गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन और मौतें जो है वो काफी हद तक घटी है नए वेरिएंट्स में। और ये हम लोग मानते हैं कि XBB 1.16 में भी हॉस्पिटलाइजेशन और मौतें जो है बहुत कम होगी इससे भी। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। जैसे मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बहुत भीड़ वाले इलाकों में ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। बहुत भीड़ ना करे। घर में भी अगर वेंटिलेशन अच्छा रखे, घर में दफ्तरों में वेंटिलेशन अगर अच्छा रखे, तो इन चीजों का अगर हम लोग ख्याल करें तो मैं समझता हूं कि ये लहर इतनी ज्यादा बड़ी तरह से नहीं फैलेगी जैसी हम लोग डेल्टा या ओमिक्रॉन को जैसे देखा। जी जी, डॉक्टर अशोक सेठ भी हमारे साथ है। डॉक्टर अशोक, जो मौजूदा स्थिति है, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले भी एक लहर एक वक्त में आई थी जब काफी तेजी से फैला था, अब जो वेरिएंट इस वक्त मौजूद है, क्या ऐसे में अभी मास्क को अनिवार्य करने की वो स्थिति आ गई है? मास्क अनिवार्य कर देना चाहिए या अभी लोगों की स्वेच्छा पे उसको छोड़ देना चाहिए? देखिए, मैं इस चीज को दो तरीके से पेश करूंगा। एक तरफ हमने कहा है कि ये पैनिक की सिचुएशन नहीं है बट प्रिकॉशन की सिचुएशन है, पर दूसरी तरफ कैजुअलनेस की भी सिचुएशन नहीं है, कॉशन की सिचुएशन है जी। और हमें समझने की सबसे अहमियत बात यह है कि चाहे हम कहें हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं हो रही, चाहे हम कहें कि जी इसमें बहुत सीरियस इलनेसेस नहीं होती है, बट कुछ ऐसे वर्ग हैं जिसमें अभी भी सीरियस इलनेसेस हो सकती है। ये तो अच्छी बात है कि हमारी इम्यूनाइजेशन हुई है, ये अच्छी बात है कि हमारी हाइब्रिड इम्यूनिटी है, क्योंकि डेल्टा के टाइम पे और ओमिक्रॉन के टाइम पे काफी लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है, तो हमारी ड्यूल इम्यूनिटी हमें काफी लोगों को बचाएगी। बट एक ऐसे वर्ग है जैसे कि एल्डरलीज, ऐसे वर्ग है जो इम्यूनोसप्रेस्ड, जो ऐसे वर्ग है जिनको हार्ट या लंग्स या डायबिटीज या अदर बीमारियां हैं, ऐसे वर्ग है जिनको कैंसर है, वो हमेशा उनको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए कि उनके लिए हो सकता है कि माइल्ड इलनेस ना हो। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप पूछती हैं कि क्या हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को वापस लाएं एज अ मैंडेट? जी, हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें समझना है कि कोविड हमारे बीच में है और कई सालों तक रहेगा। तो अगर हमने अच्छी बातें सीखी हैं, जिस तरह की हैंड वॉशिंग करना, हाथ की सफाई करना, वो तो हमारा एक इंटीग्रल पार्ट ही बन गया। जहां तक मास्क की बात आई, क्या ये मैंडेट होना चाहिए या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? बिल्कुल। 3 साल से हमने देखा है, हमने हर वर्ग के आदमी ने, पॉपुलेशन ने एक्सपीरियंस किया है कोविड को, तो इसलिए हमारी समझ होनी चाहिए कि हमें कोविड से बचने के लिए मास्किंग खुद ही हमारी हैबिट होनी चाहिए। बिल्कुल। फोर्स करने से मास्किंग नहीं आएगी। लोग इनफैक्ट मास्किंग ऐसे छोड़ दिए हैं जैसे कि कोविड है ही नहीं। और मैं कहता हूं कि कोविड चारों तरफ है, इसलिए एटलीस्ट अपने को बचाना, स्पेशली इन कंजेस्टेड प्लेसेस, दूसरों को बचाना, अगर हमें कोई खांसी जुकाम सर्दी हो, हमारे एल्डरलीज को घर में बचाना, जो कि एक्चुअली सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, वो हमारा कर्तव्य है। और हर
नागरिक को इसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर अशोक, यहाँ पर ये भी है हमारी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मास और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ये सिर्फ कोरोना से बचाव नहीं करता, बल्कि इन्फ्लुएंजा, पोल्यूशन और तमाम तरीके की जो बीमारियां, उससे भी एक बहुत बड़ा बचाव हो जाता है। डॉक्टर शेखर, यहाँ आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि क्या जो मौजूदा वेरिएंट है उस पर टीका जो है वो असरदार है? जो कि ये मौजूदा वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, हम इसे कह सकते हैं कि ये वैक्सीन ब्रेक थ्रू वेरिएंट है। तो इसलिए टीके का एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ है जनता में कि टीका लगाने के बाद जिन लोगों ने 2 टीके लगा चुके हैं और जिन लोगों ने बूस्टर भी लिया है, उनकी हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हुई है। ये हम लोगों ने ओमिक्रॉन का जब लहर आया था अक्टूबर नवंबर में, उस वक्त भी ये पाया गया था कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हुई थी जिन लोगों ने टीका लगाया है। और उसी तरह इसका भी असर जारी रहेगा। मैं समझता हूं कि टीके का असर अभी भी जारी रहेगा, कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगी। लेकिन जो कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, हम इसे वैक्सीन ब्रेक थ्रू वेरिएंट कह सकते हैं वैसे। जी। तो डॉक्टर अशोक, तो जिन लोगों ने अभी बूस्टर नहीं लगवाया तो उनको लगवा लेना चाहिए? एब्सोल्युटली, प्रिकॉशनरी डोज तो लेनी ही चाहिए। इनफैक्ट हमें चाहे ये ओमिक्रॉन के सब लीनेजेस हैं, उतनी प्रोटेक्शन न दे, बट हमारी हाइब्रिड इम्यूनिटी को सप्लीमेंट जरूर करेंगे। और ये भी बता दूं कि वही एक तरीका है सीरियस इन्फेक्शन से बचने का। तो प्रिकॉशनरी डोज तो लग ही जानी चाहिए हर एक को। एक बात कहूंगा, और ये अगेन प्रिकॉशन की बात कहूंगा, हम इस कैजुअलनेस में न रहें क्योंकि माइल्ड इन्फेक्शन हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। हमने अनफॉर्चुनेटली ओमिक्रॉन में देखा है, कोविड में देखा है कि उसके बाद भी चाहे माइल्ड इन्फेक्शन हो, हार्ट डिजीज या लंग की प्रॉब्लम कई महीनों तक चलती रहती है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम एक रियलिटी है। तो हर माइल्ड इन्फेक्शन इनॉक्वस इन्फेक्शन नहीं होता, और हमें स्टिल अभी भी कोविड से बचना चाहिए। ये नहीं सोचना कि चाहिए चलिए माइल्ड फ्लू लाइक इलनेस हो जाएगी तो इसलिए हम कोई प्रिकॉशन न ले। पैनिक नहीं है, बट हमें उसका भी सोचना है कि माइल्ड इन्फेक्शंस के साथ भी हार्ट डिजीज बढ़ती है, हार्ट अटैक्स बढ़ते हैं, और ओवर अप टू अ ईयर पोस्ट कोविड सिंड्रोम चलते रहते हैं। और कई लोगों को दिमाग की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तरीके से चलती रहती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमें प्रिकॉशंस कंटिन्यूड रहने चाहिए। जी। डॉक्टर शेखर, यहाँ ये भी समझना चाहेंगे, जैसे कि हमारे सहयोगी परिमल बता रहे थे कि टेस्टिंग को बढ़ाए जाने पर बात हुई। आज जो बैठक हुई है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक ली है तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ। क्या लग रहा है कि टेस्टिंग फिलहाल कम हो रही है, और साथ ही जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो भी बढ़ाई जानी चाहिए? बिल्कुल बढ़नी चाहिए। आज जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत कम तरीके से, और इंसाकॉप का ये जो है, मैं समझता नहीं हूं कि जितना होना चाहिए उतना आज है। और इसको बढ़ाने से फायदे तो कई अलग अलग तरीके के हैं। टेस्टिंग का फायदा यह है कि कई सारे सिम्टम्स जैसे एक जैसे जब हमें लगते हैं कि कोविड के और इन्फ्लुएंजा के एक जैसे सिम्टम्स होते हैं, तो टेस्टिंग से ये भी पता चलता है कि हमारा इन्फ्लुएंजा है या कोविड है, जो कुछ है जी। ये, और डॉक्टर ही बता पाएंगे हमें कि कैसा होता है ये, कि इन्फ्लुएंजा और कोविड में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन टेस्टिंग जरूर करनी चाहिए। लेकिन साथ ही में हर राज्य में जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। वो इसलिए क्योंकि आज हम लोग कह रहे हैं कि ये XBB 1.16 है, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई नया वेरिएंट हमारे सामने में आया हो और वो बहुत तेजी से फैल रहा हो, और उसको एक जगह रोकने के लिए अगर जीनोम सीक्वेंसिंग करे तो हम लोग पहले से ही एक ऐसी रणनीति बना सकते हैं जिससे हम लोग उस वेरिएंट को एक जगह सीमित कर पाए। जी। तो अभी जो वेरिएंट है, फिलहाल मौजूदा वेरिएंट जो है, वो क्या ज्यादा संक्रामक, आपको लगता है ज्यादा संक्रामक है? ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, इसलिए ये पहले डेल्टा बीटा से तो ज्यादा संक्रामक है ही। लेकिन पूरी तरह से इसके ऊपर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभ्यास होना चाहिए वो अभी हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि ये डेल्टा से ज्यादा संक्रामक है। जी। जी। डॉक्टर अशोक, जैसा कि आपने भी जिक्र किया यहाँ पर, कई बार कोरोना होता है, उसके बाद का जो इम्पैक्ट है, कई जैसे हार्ट डिजीज भी और ये सब चीजें देखने को मिली है, और भी कई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ है। एक वक्त ऐसा भी आया था, शायद उस पर अब रिसर्च भी चल रही है, एक रिपोर्ट भी सामने आने वाली है कि वैक्सीन ली है, कई लोगों को कोरोना हुआ और उसके बाद हार्ट स्ट्रोक के केसेस काफी बढ़े। क्या कोई उससे लेन देन माना जाए कि भाई उससे उसका कोई इम्पैक्ट रहा है वैक्सीन का? ये सवाल भी उठते रहे हैं, ताकि ये हम जागरूक कर सकें कि इससे खतरा नहीं है, लोग आके बढ़ चढ़कर जो है वैक्सीन लगवाएं। इस बारे में आप थोड़ा और क्लैरिफाई करें, हमारी जो दर्शक हैं वो आपको सुन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन,
और मैं अनइक्विवोकली बड़े सफाई से कह देना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन का कोई डेंजर नहीं है। अगर कोई सोचता है कि डेथ वैक्सीनेशन से हो रही थी तो उसका कोई बेसिस नहीं है। और वैक्सीनेशन से जो साइड इफेक्ट्स हुए हैं वो इतना भी बता दूं कि 16 केसेस इन अ होल मिलियन, 10 लाख में से 16 केसेस की ही इफेक्शन होती। पर कोविड से एटलीस्ट 25% लोग हार्ट डिजीज से मर सकते। 25%, 100 में से 25 डेथ हार्ट की वजह से होती है। कोविड की वजह से एक नई बीमारी पैदा हुई है हार्ट की, जिसपे कि देखा गया है कि 3 गुना हार्ट अटैक्स बढ़े हैं कोविड की वजह से। हार्ट फेलियर हुआ है कोविड की वजह से, हार्ट की रिदम चेंज हुई है कोविड की वजह से, हार्ट में ब्लॉकेजेस आ गई हैं, हार्ट में अटैक्स आ गए। सो कोविड से बचना कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वैक्सीन इज सेफ, वैक्सीन को लगाना हमारा कर्तव्य है। कोविड से बचना, हमारे पास वैक्सीन है लकीली। इसी वजह से बाय द वे, अगर कोई कहे और समझे इस बात को, तो डेल्टा तक हमारे पास वैक्सीन नहीं जी। इट इज नॉट जस्ट कि ये वायरस लेस विरुलेंट हुआ है, बट हमारी इम्यूनिटी बढ़ी है, इसीलिए वायरस लेस विरुलेंट हुआ है। हमें सब वैक्सीनेशन मिलनी शुरू हुई नियर अबाउट डेल्टा के बाद से। उसके बाद से हमारे पास प्रिकॉशनरी डोज आई। अब जो हम देखते हैं माइल्ड इन्फेक्शंस लेके के हम अपने आप को सोलेस दे रहे हैं कि ये तो माइल्ड इन्फेक्शन करता है, बट कोई ये नहीं सोच रहा कि ये माइल्ड इन्फेक्शन इसलिए कि ये वायरस माइल्ड नहीं है, इसलिए कि हमारी इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से और परहैप्स हाइब्रिड इम्यूनिटी कुछ इन्फेक्शन से बढ़ी है, इसलिए हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो वैक्सीनेशन लेना हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कि हम कोविड के स्प्रेड और उसकी सीरियसनेस को बचा सकें। कोविड तो शायद हमें फिर भी हो जाएगा, बट एटलीस्ट सीरियस कोविड नहीं होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा और हमें एडमिट नहीं होना पड़ेगा। वो एक बहुत बड़ी बात है। और हम अपने वृद्धों को, अपने एल्डरलीज को, अपने ससेप्टेबल पीपल को भी सेफ रख सकें। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब एहतियात तमाम बरते जाएंगे तो जो अस्पतालों पर दबाव आ जाता है, मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। अगर खुद से हम कोविड नियमों का पालन करें तो बहुत सी चीज़ों से बचा जा सकता है। डॉक्टर शेखर, यहाँ अंत में आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। यहाँ सरकारें अपनी लेवल पे अपने तरीके से जाहिर सी बातें तैयारियां कर रही हैं, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करे इस मौजूदा दौर में? तो क्योंकि 13% का जो उछाल आया है, आने वाले वक्त में वो कम होना चाहिए बजाय कि बढ़ने के। जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें अभी बताया कि हमारा एक अपना कर्तव्य है समाज में कि हम कोविड फैलाने में, कम कराने में, उसको कम करने में एक हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए बाहर जाते वक्त कभी भी अगर मास्क पहन के जाए, अगर हम लोग भीड़ भाड़ ज्यादा ना करें कहीं पर, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, डब्ल्यूएचओ ने भी रिकमेंड किया है कि वयस्क लोगों ने वक्त आ गया है कि उन लोगों ने बूस्टर डोज ले, जैसे कि जो 60-65 के ऊपर के लोग उन्हें जरूर एक बूस्टर डोज अभी ले। अगर ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो कोविड को कम फैलाने में एक हमारा भी एक हाथ उस वक्त लग सकता है, और मैं समझता हूं हमारा सामाजिक कर्तव्य है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोविड के जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें ज़रूरी है बेहद एहतियात बरता जाए। कोविड नियमों का जो पहले पालन करते रहे हैं उसी का पालन आगे भी करते रहें, सैनिटाइज करते रहें हाथों को, और साथ ही एक सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचा जाए। बूस्टर डोज अगर नहीं लगवाई है तो वो लगवाई जाए, और अगर कोई सिम्टम्स, चाहे माइल्ड सिम्टम्स भी हो, अगर पता चलते हैं आपको, तो बाकी परिवार के सदस्यों से खुद को, अपने आप को आइसोलेट कर लिया जाए।